जो ये मनदीप बोल पा रहा है ये बोलना जेएनयू ने सिखाया है। आईआईटी में पढ़ने आए थे, जेएनयू के प्रोटेस्ट में शामिल होने आए, तो वो जेएनयू से प्यार हो गया, जेएनयू के होके रह गए। इनकम 2,80,000 से कम है तो आपको 2,000 रुपये महीने के हिसाब से स्कॉलरशिप जेआरएफ होता था। जी। और आपका केवल एंट्रेंस, दो तरह से सीट्स फिल सर यूजी कोर्स का मतलब कट ऑफ वगैरह कितना जाता होगा, सीट वगैरह कितनी है? लड़कियों का एडमिशन लेना काफी आसान है जेएनयू में। आर्थिक रूप से मजबूत घरों से नहीं आते हैं उनके लिए जेएनयू में बीए करना कहीं ना कहीं काफी फायदे का। 105 रुपए पर सेमेस्टर की फीस है, तो जेएनयू वो जगह है जो इस देश के सबसे गरीब इंसान को भी अपने सपने सपने पूरे करने का मौका देता नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आप देख रहे हैं खंड एक्सप्रेस। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस टाइम हम जेएनयू में उपस्थित हैं। जेएनयू तो सबका सपना होता है जेएनयू में पढ़ने का, मेरा भी था, फिलहाल पूरा नहीं हो पाया है। आज हम ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो भी स्टूडेंट यूजी, पीजी या पीएचडी जेएनयू से करना चाहते हैं। आज हमारे साथ सर हैं। सर का एक कोचिंग भी चलता है, ये तैयारी भी करवाते हैं इन सभी की। आज सर से बातचीत करेंगे इसके बारे में कि जेएनयू में यूजी कोर्स में या पीजी कोर्स में या पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कट ऑफ वगैरह कितना जाता है और फीस वगैरह कितना लगता है, सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। शुरू करते हैं। सर कृपया अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुआ है? मैं मूलतः तो यूपी के इटावा से हूँ, बाकी पला बड़ा राजस्थान में हूँ। तो और जेएनयू में 2019 में एडमिशन लिया था मैंने। उसके बाद यूजी में जापानीज पढ़ा थोड़ा, फिर उसे बीच में ड्रॉप कर दिया था मैंने क्योंकि मेरा बैचलर ऑलरेडी खत्म हो गया था पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद फिर मास्टर्स में भी एडमिशन लिया। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जेएनयू में अगर देखा जाए तो जेएनयू वो जगह है जो इस देश के सबसे गरीब इंसान को भी अपने सपने सपने पूरे करने का मौका देता है। सो दिस इज द जेएनयू। सर हम बात करेंगे यूजी कोर्स में। जैसे कोई भी स्टूडेंट यूजी कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहता है, जेएनयू में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? अगर आपको यूजी में आना है तो यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं मोस्टली। बैचलर इन लैंग्वेजेस, यहाँ 10 लैंग्वेजेस में कोर्स कराए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लैंग्वेजेस ही ऐसी हैं जिनका बहुत अच्छा पैकेज रहता है। तो आप कहीं भी नॉर्मल बीए करते हैं पॉलिटिकल साइंस में या किसी भी अन्य सब्जेक्ट में करते हैं तो उसके बाद आपको जॉब की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 105 रुपए पर सेमेस्टर की फीस में अगर आप बीए कर पा रहे हैं जेएनयू से, जापानीज, कोरियन, चाइनीज जैसी लैंग्वेजेस में, जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, इन लैंग्वेजेस में जब आप बीए करते हैं तो आपका एक ठीक ठाक पैकेज आपको मिल जाता है। और आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बीए करने के बाद काफ़ी आसान हो जाती है। और खासकर ऐसे बच्चों के लिए जो घर से बहुत आर्थिक रूप से मजबूत घरों से नहीं आते हैं उनके लिए जेएनयू में बीए करना कहीं ना कहीं काफ़ी फायदे का सौदा है। साथ ही साथ जेएनयू में एक बीएससी आयुर्वेदा बायोलॉजी भी होता है। जिन्हें संस्कृत का भी अगर थोड़ा बहुत ज्ञान है तो वो आयुर्वेदा बायोलॉजी में भी एडमिशन ले सकते हैं। और आयुर्वेदा बायोलॉजी का जो कोर्स है वो 2020 में आरंभ हुआ है, तो बहुत नया कोर्स है अभी। और कुछ समय पहले ही आयुर्वेदा बायोलॉजी को यूजीसी नेट ने भी मान्यता प्रदान करी थी, तो अब आप उसमें जेआरएफ करके आगे पीएचडी भी कर सकते हैं। तो जैसे देखा जाए सर, यूजी कोर्स का मतलब कट ऑफ वगैरह कितना जाता होगा, सीट वगैरह कितनी है? सीटें जेएनयू में एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन 400 के आसपास सीट्स हैं सारे बीए के कोर्सेज में। और कट ऑफ सीयूटी आने के बाद डिफरेंस हो गया है काफ़ी। पेपर का लेवल अगर टफ रहता है तो कट ऑफ 300 से नीचे भी चली जाती है, 450 में। सर पेपर इजी रहता है तो कट ऑफ 380 तक भी टच कर जाता है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट SC ST कैटेगरी वाइज। ये कम हो सकती है और ऑन द बेसिस ऑफ द टफनेस ऑफ पेपर, उसके बेस पे ये कम या ज़्यादा होती है। क्या सर जेएनयू में जितने लोगों का एडमिशन होता है सभी को हॉस्टल वगैरह मिल जाता है? हाँ, हॉस्टल यहाँ पे 99% लोगों को मिल जाता है। एक्चुअली हॉस्टल मिलने के यहाँ पे दो पैरामीटर हैं। एक पैरामीटर यहाँ पे एक्चुअली सीट्स अगर आप देखेंगे तो सीट्स को दो हिस्सों में बांटा गया बीए में। एक आपका प्रायोरिटी 1 है जिसे हम नॉर्मली हिंदी भाषा में जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जिनको प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता। जी। तो एक तो प्राथमिकता दो हिस्सों में बटी है, P1 और P2। P1 कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिनका 12th जिस साल परीक्षा हो रही है उस साल हुआ हो, या फिर परीक्षा होने वाले साल में, मान लीजिए कोई विद्यार्थी 2025 में परीक्षा दे रहा है बीए के लिए और उसका जो 12th है वो 2023 में हुआ है, तो टोटल गैप 2 साल का हो गया। तो जिसका गैप 2 साल का है, या फिर जो इस साल ही 12वीं दे रहा है और इस साल वो सीयूटी भी देगा, तो यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य चीज है कि ये दोनों के दोनों 2 साल के गैप वाला और इस साल वाला, ये दोनों को 80% सीटों पर एडमिशन मिलेगा। और हॉस्टल भी गैप के आधार पर मिलता है। अगर आपका गैप नहीं है या साल 6 महीने का है तो आपको हॉस्टल तुरंत मिल जाता है फर्स्ट कट ऑफ सेकंड कट ऑफ में।
नहीं तो अगर आपका गैप 2 साल से जितना ज़्यादा होता जाएगा, 5 साल से ज़्यादा का गैप है तो आपको हॉस्टल मिलने के चांस लगभग-लगभग शून्य है। अगर आपका गैप 5 साल से कम का है, 12th के बाद आपने बीए किया है तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट 12th करके बीए में आ रहे हैं 5 साल 6 साल का गैप लेके, तो हॉस्टल मिलने की संभावनाएँ काफ़ी कम हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, मिल जाता है। तो सर जैसे हॉस्टल की फीस वगैरह कितना लगता है? मेस चार्ज वगैरह कितना है? हाँ, जब आप एडमिशन लेंगे जेएनयू में तो आपको जो एक सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है वो ₹6500 देना होता है 6500 जी। वो आपका रिफंडेबल होता है, वो आपकी हॉस्टल की जो सिक्योरिटी वगैरह है उसके लिए होता है। बाकी आपका मेस बिल आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका अलग से कुछ नहीं आता है, बिजली का बिल नहीं आता है, पानी प्रतिदिन का ₹10 के हिसाब से है यहाँ पे, ₹300 महीना माना जाता है। तो आपके पास लगभग मेस का बिल भी ऐसे होता है कि सब में बँटता है, जो जितने बच्चे खाना खाते हैं, जी। जितने बच्चों का खाना बनता है उसका जो टोटल लागत होता है, आपसे सिर्फ़ लागत ली जाती है, तो वो महीने का 3 से 5,000 के बीच में होता है, जिसमें अगर आपकी इनकम 2,80,000 से कम है, तो आपको ₹2,000 महीने के हिसाब से स्कॉलरशिप भी मिलती है हॉस्टल की फ़ी पे करने के लिए। सर अब हम बात करेंगे पीजी कोर्स के बारे में। यहाँ कौन-कौन से पीजी कोर्स अवेलेबल हैं? पीजी कोर्स यहाँ पे आपके मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी वगैरह ये जितने भी मेजर कोर्स हैं आपके, जो आपके होते हैं मोस्टली मास्टर्स में, लगभग-लगभग कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपका एमएससी में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, तो लगभग एमए, एमएससी मिला के यहाँ पे 25 से 30 कोर्सेज़ होते हैं। लेकिन ये है कि जो मेजर कोर्सेज़ हैं जितने भी, जो मोस्टली लोग करते हैं, वो सारे यहाँ पे उपलब्ध हैं। क्या सर उस कोर्स में भी एडमिशन के लिए जो पीजी वाला है उसमें भी सीयूईटी के थ्रू ही होता है? हाँ, अभी सारे एडमिशन सीयूटी के थ्रू ही हो रहे हैं, सीयूटी यूजी हो या पीजी हो, दोनों एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू। तो सर हॉस्टल तो सबको मिल जाता चाहे पीजी का हो या यूजी का हो या हाँ, पीएचडी का हो, सबको हॉस्टल मिलता हाँ, होगा? सबको हॉस्टल मिल जाता है, हॉस्टल का यहाँ पे इश्यू नहीं आता, अभी नया हॉस्टल भी बन के तैयार हुआ है। बराक हॉस्टल है, आपको समय मिले तो देख के आइएगा, चंद्रभागा हॉस्टल के सामने है, जो अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ है। किन कारणों से नहीं हुआ है, वो तो जेएनयू प्रशासन जानता है और वो हॉस्टल काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ बनाया गया है। तो वो हॉस्टल बनने के बाद सीट्स और बढ़ जाएँगी यहाँ पे, फैसिलिटीज़ भी बढ़ जाएँगी। तो देखने योग्य बात ये होगी कि अब वो हॉस्टल कब स्टार्ट होता है, अभी तो ये कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त ना होने की वजह से हम चालू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आशा है कि इस साल मई में वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। सर इस यहाँ पीएचडी कोर्स में एडमिशन कैसे होता है? जैसे नेट के बेस पे ही इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाते हैं कि यार जेआरएफ हुआ हो या किसको प्रेफ़रेंस देते हैं? अभी इस साल से पहले तक तो ये था कि आपका नेट होता था, नेट के बेस पे होता था, नेट नहीं सॉरी जेआरएफ होता था जी। और आपका केवल एंट्रेंस 2 तरह से सीट्स फिल की जाती थी यहाँ पे। मैक्सिमम सीट्स जो थी वो आपकी जेआरएफ के थ्रू जाती थी हुँ, हुँ। और आई थिंक 25% या 30% सीट्स जो थी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होती थी। लेकिन इस साल से यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई तो उसमें जिन लोगों ने यूजीसी नेट दिया होगा और जिनका नेट क्वालिफाई हो गया उन्होंने देखा होगा कि आपके नेट के जो रिजल्ट आया होगा उसका जो सर्टिफिकेट आता है जी। उसमें लिखा होगा एक तो नेट फॉर पीएचडी, यस। एक नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जी, एंड जेआरएफ, ये 3 कैटेगरी उसमें देखी होंगी आपने। जी। तो अब जो एडमिशन है यहाँ पे इंटरव्यू जो होता है वो आपका नेट के बेस पे ही होगा, जो नेट फॉर पीएचडी है उसी के बेस पे। अब किसी भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एंट्रेंस नहीं होगा, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस नहीं ले तो सर सकते। जेआरएफ वालों को प्रेफ़रेंस नहीं देंगे क्या? प्रेफ़रेंस देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अब प्रेफ़रेंस देना तो ऐसा कोई जो प्रोस्पेक्ट आते हैं नहीं सर यूनिवर्सिटी जैसे के, पहले था कि जेआरएफ वालों को पहले पहले उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था कि इन सीट्स पे जेआरएफ को ही एडमिशन होगा। जी, लेकिन अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया है कि आप जेआरएफ को प्रायोरिटी देना, एक प्रोफ़ेसर्स का माइंडसेट है कि दे सकते हैं वो। बट द क्वेश्चन इज़ कि आप जो स्टूडेंट है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नेट है, नेट फॉर पीएचडी। तो अगर वो नेट निकाल चुका है तो आप ज़रूरी नहीं कि आपके पास जेआरएफ हो तो एडमिशन तभी होगा। अब आपका नेट बेस पे भी आराम से हो सकता है। सर जैसे नेट के थ्रू यहाँ पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, जेआरएफ नहीं हुआ है, तो फेलोशिप वगैरह कुछ मिलता है कि नहीं? वो अलग-अलग सेंटर्स पे डिपेंड करता है, कुछ सेंटर्स अपना एसआरएफ वगैरह देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, वो डिपेंड करता है उन लोगों के पास फंडिंग कितना है, क्या है। वो साइंस के खासकर जो सेंटर है उनमें ज़्यादा मिलता है, आर्ट्स के सेंटर में उतना फंडिंग वगैरह नहीं है। सर जैसे आपको अगर कुछ आइडिया हो किसी सेंटर का कितना मतलब मैंने एमटेक वगैरह के कुछ सेंटर्स में देखा है कि वहाँ पे 5,000 या 7,000 रुपए ऐसा कुछ आता है, लेकिन सब में ज़रूरी नहीं कि आता हो। तो इसलिए कोशिश करिए कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो जेआरएफ ज़रूर क्वालीफाई करें। थोड़ी मेहनत की बात है, हो जाता है, तो कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। सर जेएनयू आकर आपको किस प्रकार से चेंज मिला मतलब क्या क्या यहाँ अच्छा लगा?
आई थिंक जो ये मंदी बोल पा रहा है, ये बोलना जेएनयू ने सिखाया है। ये पहली आप चीज़। बहुत बड़ी बात बोली। नहीं, यही सच है। आप जो मेरा प्लेटफ़ॉर्म एग्ज़ामवट था, उसपे बोलते-बोलते इतनी प्रैक्टिस हो गई कि एक जो अंदर का भय था, वो ख़त्म हो गया। थाउज़ेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की लाइफ़ बदल दी पढ़ते हुए। इससे हाँ ज़्यादा और सर, क्या? एक क्वेश्चन है। जैसे मैंने सुना है कि आपकी पढ़ाई से काफ़ी बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो कृपया बताना चाहें कितने लोगों का आपके कोचिंग के माध्यम से, आपकी पढ़ाई से लोगों का सिलेक्शन हुआ है? जेएनयू में एग्ज़ैक्ट डेटा तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि 2020 से और 2023 तक जब तक मैंने कोचिंग चलाया, तो यूजी और पीजी में मिला के 2,500 से 3,000 स्टूडेंट्स का एडमिशन तो हुआ है। मैं और देश भर की यूनिवर्सिटीज़ में लगभग मुझे नहीं याद आता है ऐसा कोई भी शायद ही यूनिवर्सिटी होगा, चाहे हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ हो, ऐसा शायद ही कोई यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर मेरे पढ़ाए हुए या हमारे जो प्लेटफ़ॉर्म की टीचर्स की टीम द्वारा जो पढ़ाए गए स्टूडेंट हैं वो ना हो। सर जेएनयू में ऐसा क्या है जो अदर यूनिवर्सिटी से इसको अलग बनाता है? अ, 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे लोगों के दिमाग में किसी भी अमीर और गरीब के आधार पे भेदभाव नहीं है, तो वी कैन से कि यहाँ आपको जजमेंटल लोगों का अभाव मिलेगा, जो कि बाकी विश्वविद्यालयों में जाति, धर्म या उसके बेस पे आपको देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे लिंग के बेस पे कोई भेदभाव नहीं है। आप इस यूनिवर्सिटी का जो एक लेगेसी रहा है, वो जेंडर न्यूट्रल रहा है। यहाँ पे लड़का-लड़की में कोई भेदभाव नहीं है और जो सोसाइटी जितनी भी आप देखेंगे डेवलप सोसाइटी है जो वर्ल्ड की, वहाँ पे कहीं न कहीं आप देखेंगे कि और मुझे लगता है कि इंडिया में अगर कोई जेंडर न्यूट्रल यूनिवर्सिटी है, तो एक जेएनयू देखने को मिलता है और थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है तो उसके बारे में मुझे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में भी कुछ ऐसे ही मैंने व्यूज़ सुने हैं, जहाँ मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं। तो मेरा मानना है कि ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम है, वो जेएनयू में है। इतनी फ्रीडम शायद और किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। स्पेशली गर्ल्स को यहाँ पे जो एक मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं फेमिनिज़्म भी यहाँ देखने को मिलता है आपको। तो लड़कियाँ कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट बन पाती हैं और स्ट्रॉन्ग बनती हैं यहाँ आके और स्वतंत्र रहना सीखती हैं। यहाँ पे 4 बजे या रात को 3 बजे कोई लड़की अकेली अगर घूम रही हो, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या पहना है, किसके साथ घूम रही है, इन चीज़ों को लेके उससे क्वेश्चन करने की हिम्मत किसी में नहीं है और यही इसे खूबसूरत बनाता है। उन छात्राओं के लिए खासकर जो कहीं न कहीं गाँवों में हमेशा वंचित रही हैं, जिनकी दुनिया बहुत छोटी रह जाती है, जिन्हें ये सिखाया जाता है कि आपका जो घर है वो वही सब कुछ है, तो इट्स लाइक टोटली डिफरेंट। क्या सर यहाँ मतलब छात्राओं को भी का कोई रिजर्वेशन वगैरह मिलता है? हाँ, लड़कियों का एडमिशन लेना काफ़ी आसान है जेएनयू में क्योंकि अगर कोई भी लड़की अपीयर होती है जेएनयू के एंट्रेंस में, सीयूटी के थ्रू अगर वो फॉर्म अप्लाई करती है जो काउंसलिंग फॉर्म, जी। तो उसको 5% मार्क्स लड़के होने को मिलते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी आपको मार्क्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 बिहार के जैसे गर्ल्स हैं, तो बिहार के मुंगेर और पटना को छोड़ के बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल 1 या 2 में हैं। तो मैक्सिमम 12% तक मार्क्स मिल सकते हैं। अगर मैं पीजी की बात करूँ तो 36 मार्क्स मिल सकते हैं एक्स्ट्रा। अगर वो 0 नंबर भी आए तो उसके 36 आ सकते हैं। और अगर यूजी की बात करूँ तो आप 60 मार्क्स मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो मिल सकते हैं, 60 नंबर। तो सर ये मिलता है। सर ऐसा माना जाता है जेएनयू को जैसे एक माइंडसेट बना दिया कि हाँ इंटरनेशनल गतिविधियाँ होती हैं। तो इसके बारे में क्या रियलिटी है सर? नहीं, मेरा मानना ये है कि दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी कहीं भी जाओगे आपको छात्र राजनीति जो है वो कभी भी सरकार के पक्ष में नहीं मिलेगी। अगर कहीं पे भी जहाँ राजनीति हो रही है, वो कभी भी जो सत्ता पक्ष है उसके पक्ष में आपको ज़्यादातर छात्र नहीं मिलेंगे। आप चाहे यहाँ चले जाइए, विदेश चले जाइए, यूएस जाइए, लंदन जाइए, कहीं चले जाइए, तो ये एंटी नेशनल का टैग देना कुछ गतिविधियों की वजह से और जिन गतिविधियों को अभी तक कोर्ट प्रूव नहीं कर पाया है, तो वी कांट से लाइक दिस कि यूनिवर्सिटी में एंटी नेशनल गतिविधियां होती हैं और आजकल एंटी नेशनलिज्म का कोई एक परफेक्ट पैरामीटर नहीं है। आज आप धर्म के खिलाफ कुछ बोल दें तो आप एंटी नेशनल कहे जा सकते हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ राजनेता के खिलाफ कुछ बोल दें तो आप देशद्रोही कहला सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नॉट अ फिक्स पैरामीटर ऑफ एंटी नेशनलिज्म। सो इट्स लाइक ये एक पार्टिकुलर थॉट है जो किसी का भी हो सकता है, वो टैग दिया जा सकता है। सर यहाँ इस चुनाव का कैसा सुना है? चुनाव बहुत फेमस होता है, चुनाव के बारे में थोड़ा बताइए देखते हाँ, अगर आप यूएस नहीं जा पाते हैं तो आप जेएनयू चले आइए। हैं। जो चुनाव प्रणाली जो प्रोसेस वहाँ फॉलो की जाती है, जैसे प्रेसिडेंशियल स्पीच होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ फॉलो की जाती हैं। तो
जेएनयू में चुनाव का अपना एक अलग रंग सिर्फ़ इसीलिए है कि यहाँ पे खुले मंच पे जो प्रेज़िडेंट कैंडिडेट हैं वो अपना भाषण देते हैं। फिर जनता उसके आधार पे चुनती है कि कौन हमारे लिए बेटर है। तो वो आपको यहाँ देखने को मिलता है जो कि देश की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं। और मेरा मानना है कि चाहे बीएचयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अकॉर्डिंग टू मी प्रेसिडेंट इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि जिस तरह से छात्र राजनीति को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है, वो देश के भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर छात्र राजनीति मैं एक अभी रिसेंटली आपको एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि मैं जो ज़ोरोधा के फाउंडर हैं नितिन कामत, उनके जी, साथ उनका इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने कहा कि पॉडकास्ट में कि मैं देश के 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूँ। जी, जी, मैंने सुना। सो फर्स्ट थिंग टेल मी अबाउट द रियल थिंग कि अगर आप 1 लाख लोगों को 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं, देन व्हाट आर यू डूइंग विद यूनिवर्सिटी इलेक्शंस? बिकॉज़ द आप देखेंगे उनके खुद के मंत्रिमंडल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यस, छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। आपने तो छात्र राजनीति को उत्थान करने के लिए कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर रहे आप। तो जब कुछ आप कर ही नहीं रहे हैं छात्र राजनीति को लेके तो आप 1 लाख युवाओं को कैसे लेके आएँगे? क्या वही विधायक और सांसदों के बच्चे आएँगे वहाँ पे? या आप कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को लाएँगे जिनका राजनीति क्षेत्र से कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, तो सबसे पहला अगर उसका कोई स्टेप मेरे अकॉर्डिंग होगा, तो वो होगा इस देश के सभी यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्शंस को वापस ज़िंदा करना, उन्हें वापस खड़ा करना और ये सरकार की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। अब सरकार इसको कैसे एग्ज़ीक्यूट करती है, वो सरकार के ऊपर है। सर ऐसा माना जाता है कि जेएनयू का एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। यहाँ से पढ़े लोग काफ़ी ऊँचे-ऊँचे पोस्ट में। कृपया कुछ बताना चाहेंगे जो जेएनयू के एलुमनाई रहे हों? सबसे बड़ा नाम एस जयशंकर, जी, ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। जेएनयू के आईआईटी में पढ़ने आए थे, जेएनयू के प्रोटेस्ट में शामिल होने आए, तो बस जेएनयू से प्यार हो गया, जेएनयू के होके रह गए। हमारी टैक्स के साथ आई, माफ़ी चाहूँगा, निर्मला सीतारमण जी, शी इज़ फ्रॉम जेएनयू। ये 2 बड़े नाम हैं, इसके अलावा बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स तो अनकाउंटेड हैं। लाइक हमारी वीसी जो आजकल जिन्हें कुलगुरु कहा जाने लगा है, तो वो कहती हैं कि वी आर द माफिया ऑफ जर्नलिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। सो आई कैन से ऑफ कोर्स माफिया है जेएनयू से। माफिया उस गुंडागर्दी में नहीं, जी। बट अराउंड 70% जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर फ्रॉम जेएनयू। तो जो स्टूडेंट जेएनयू आना चाहता है, यूपीएससी का यहाँ तो यहाँ के प्रेम करते हैं या यूपीएससी करते हैं, आप पे निर्भर करता है। जी, ये देखिए, आप किसी भी विश्वविद्यालय चले जाइए, मेरा मानना है आज का टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर व्यक्ति के पास इक्वल एक्सेस है संसाधनों का। नो वन इज़ लाइक इन आवर सोसाइटी जो ये कहे कि मैं मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है सोसाइटी में, मेरे को अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी परिस्थितियाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता है। आज के समय में हर चीज़ का एक्सेस आपको बीएचयू में भी है, जेएनयू में भी, और जो गाँव में पढ़ रहा है वो भी आईएएस निकाल ले रहा है। तो मेरा मानना है कि आप पे निर्भर करता है कि आप किसे प्राथमिकता देंगे। जेएनयू में आने के बाद या बीएचयू में कहीं भी जाइए तो ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो, सीयूटी, यूजी या पीजी या जेएनयू आना चाहता हो, हाँ। इसकी तैयारी कर रहा हो, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आ, देखो, सबसे बड़ी बात यही कहूँगा मैं आपसे कि अगर आप जेएनयू आना चाहते हो, तो पहला सवाल आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जेएनयू जाना क्यों है? इसलिए नहीं कि फीस सस्ती है यहाँ पे। जेएनयू क्यों जाना है, इसके 2-3 ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जेएनयू जाना है तो फिर ओनली जेएनयू, नो अदर ऑप्शंस, ठीक है? लेकिन मैं एक राय दूँगा कि जो लोग जेएनयू ना सेलेक्ट होने पे 1-1, 2-2 साल वेस्ट करते हैं मास्टर्स के लिए या यूजी के लिए, मेरे को मैं उन्हें यही राय दूँगा कि डोंट वेस्ट योर गोल्डन टाइम, बिकॉज़ 20 से 30 के बीच की एज आपके जीवन की सबसे स्वर्णिम काल होता है। और ये स्वर्णिम काल अगर आपने वेट करने में बिता दिया तो देखिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, 8th पे कमीशन आने वाला है। जब मोटा पैसा कर्मचारियों को मिलने लगेगा तो गवर्नमेंट जॉब्स को लेके कंपटीशन और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि गो अहेड विद योर करंट सिनेरियो जो भी आपके साथ है। और एक सलाह जो मैं देना चाहूँगा हर लड़का-लड़की को, अपने जीवन में एक ऐसा मित्र रखिए जो आपसे ज़्यादा समझदार हो। अगर आपके जीवन में वो नहीं है तो कितनी भी डिग्रियाँ कर लो, कुछ भी कर लो, आप कहीं न कहीं झटका खाएँगे ही खाएँगे। क्योंकि समझदार मित्र होने की वजह से आप जल्दी ग्रो करेंगे। और जब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि आई वांट टू ग्रो, देन आप ग्रो करते हैं। अदरवाइज़ एक जॉब लगना अगर आपके लाइफ़ का टारगेट है तो फिर जेएनयू मत आइए, कहीं भी रह के कर सकते हैं। और कोई सवाल है आपका?
नहीं सर, आई थिंक मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन पूछ लिए होंगे। सर आपको बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया तो आपका है जो आप बनारस से यहाँ तक आए हैं और मुझे तो आशा थी कि आप बनारस से वहाँ का कुछ मिष्ठान लेके आएँगे लेकिन उस चीज़ में सॉरी मैं सर, माफ़ी चाहेंगे, अगली बार आऊँगा तो लेके आऊँगा। चलिए कोई बात नहीं और जो भी अगर किसी को डाउट होगा तो आप मेरा जो डिटेल है व्हाट्सएप वगैरह वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई बिल्कुल, दिक्कत बिल्कुल नहीं। सर।